हमारे भाई साहब जो बोले मनोज भाई, वो कहे कि हमें चुनावी क्षेत्र में क्यों आना पड़ा, तो इसलिए आना पड़ा। अभी तक हम जितना बात बोल रहे थे, आतंकवादी हमें कह देगा कि नहीं, उग्रवादी कह देगा कि नहीं, लेकिन अगर हम शासन व्यवस्था में आए और चुनाव के माध्यम से भी अगर हम आते हैं तो क्या कहेगा कि संविधान को मानने वाला। लेकिन काम हमारा वही है, देश को मुक्त कराना, जो भगत सिंह कर गए, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर गए, यही काम हमारा करना है। अब हमारे आकाश साहब बीच में आएंगे और आपको बताएंगे कि कानून के रूप से ये अच्छे अच्छे का पानी पिला देते हैं, जैसे दिखते भी ऐसे है भी। बैंक इनसे पनाह मांगता है और वकील भी पनाह मांगता है, कहता है कि आपको इतना पेपर बनाने आता कैसे। तो इनको हालात ने बना दिया ऐसा, मजबूरी ने बना दिया ऐसा कि आज जो है सर उठा करके आवाज बुलंद करके कहते हैं कि आओ हमसे मुकाबला कर लो। बैंक को सीधे सीधे खदेड़ देते हैं। तो उनका परिचय तो हम दे दिए और अब बताएंगे आपको कि किस प्रकार ये कानूनन पेपर के माध्यम से आप लोगों को इजाजत दिलाएंगे। चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग आ गए हैं और एक से एक है, एक से एक महाराज। आपको किसी भी प्रकार का आज से कम बुला दीजिए और आपको छूट नहीं सकता, ना कोई बैंक का अधिकारी, ना पुलिस, ना प्रशासन, कुछ नहीं सकता। हमारे पास कितना पेपर है, हमने जितना बोला है सब सबूत के साथ बोले। इसलिए आकाश साहब को आमंत्रित करते हैं आगे की जानकारी दें। धन्यवाद। धन्यवाद मानव जी, आप सभी को जोहर। लोन किसने किसने लेके रखा है? अभी कोई लोन नहीं है, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था ऐसे चली है कि लोन के बिना या लोन दिए बिना वो भी बैंक वाला मैंने आपको कर्जदार बनाना होता है। उनका काम ही है कि हमें कर्जदार बनाना है किसी तरह से, और कर्जदार बन गए, एक बार कर्जदार बन गए, उस कर्ज से कोई मुक्ति नहीं मिल पाता। लेकिन कोई बात नहीं है। मेरा नाम आकाश सामंता, मैं रांची में रहता हूँ। एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, है ना, लेकिन रांची में मैं करीब 91 से मोटा मोटी 91 30-32 साल हो गया रांची में रह रहा हूँ। बांग्ला से मैं पढ़ा हूँ, हिंदी यहाँ के पढ़ा। उषा मार्टिन जैसे फैक्ट्री में मैंने नौकरी किया। नौकरी छोड़ने के पश्चात मैंने बिजनेस में, मेरा एक ज्वेलरी का बिजनेस भी है था, मतलब अभी वैसे नहीं है। मेरे परिवार के लोग ज्वेलरी का ही, गहना का ही बिजनेस करते हैं। तो आज आपके सामने जो मौका हमें बताने को मिल रहा है, बिजनेस में ऐसे सिचुएशन आया, बैंक खराब हुआ, जैसे आप लोग परेशान थे, मैं भी 6 महीना पहले बहुत परेशान था। 2017 में जो है, जब नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी के समय में क्या हुआ कि इनकम टैक्स का रेट हमारे दुकान में पड़ा। उसका भी एक बहुत लंबी कहानी है। हमने एक सेल टैक्स डीसी को 2014 में अरेस्ट करा दिया था, रंगे हाथ, घूस लेते हुए, ठीक है ना। उसी का बदले के भावना से मेरे ऊपर में उन्होंने किसी तरह से अटैक किया नोटबंदी के समय में। तो हमें मतलब एक तरह से मेरा बिजनेस को खत्म करने के लिए ये साजिश रचा गया था। तो उस जंगल में मैं फंस गया। फंसने के पश्चात अब मैं सोचा कि कुछ दिन का मामला है, 2-4-6 महीना में निपट जाएगा। मेरा जो भी अकाउंट में पैसा था सब सीज हो गया। तो लेकिन हमने बाहर से लोगों से भी पैसा लेके बैंक को भरा कि आज नहीं, 6 महीना साल भर में तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतते चला गया, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, आज तक क्लियर नहीं हुआ उसका। लेकिन हमको इनकम टैक्स से बहुत सारे पैसा लेना, करोड़ों रुपया भी लेना है, मेरा डिमांड किए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन आज नहीं, जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक तो मेरा पास पैसा है नहीं, बिजनेस भी चौपट हो गया, इनकम रुक गया। अब जो है लोगों से भी लेके, अब बैंक खराब हो गया, बैंक का लोन जैसे आप लोग का खराब हुआ, मेरा भी खराब हो गया था। अब उस पैसा को चुकता करना है, बैंक पीछे पड़े हुए हैं। मेरा घर भी, मकान भी, दुकान भी सारा बैंक के इसमें गिरवी रखा हुआ था, मर्गेज बोलते हैं, तो रखा हुआ था। अब उन्होंने
कई बार 3 बार, करीब ऐसे 3 बार 4 बार उन्होंने पेपर में निकाल के सेल करने का कोशिश किया, लेकिन किसी ना किसी मतलब कानूनी रूप से मैंने उसको रोकने का कोशिश किया, रुका भी है। और 3-4 बार ऐसे पोजीशन आया कि कब्जा करने के लिए जो आता है, बैंक का पैसा नहीं चुकता करने से घर कब्जा कर लेंगे, ठीक है ना, और डीसी का ऑर्डर भी, उसको भी सामना करते हुए किसी तरह से कैसे भी करके उसको बचाया गया। लेकिन 6 महीना पहले, आज से 6 महीना पहले मुझे जनता सरकार मोर्चा के बारे में बताया रवि जी ने, जो आज जो बता रहे हैं इनके ही देन है। तो मैं परेशान था, साथ में हम लोग मतलब इनका एक किराना दुकान भी है, इनका दूध का सप्लाई है, तो इनका दूध वगैरह सप्लाई देते थे, उसी चर्चा होता था। तो लास्ट टाइम में 6 महीना पहले मैंने बैंक को 10 लाख रुपया भी जमा किया, लेकिन मुझे उस समय मालूम नहीं था। तब क्या हुआ कि बैंक बहुत परेशान करने लगा कि अब सेटलमेंट करने का बात है कि इतना में सेटल हो जाएगा, तो उसके कारण मैंने 10 लाख रुपया, मेरा 2 करोड़ 25 लाख का लोन था, समझ रहे ना। तो आप लोग का कितना का लोन है? 40%। मैक्सिमम सबसे अधिक कितना लोन है? ज्यादा नहीं है, 1 लाख से ऊपर का कोई किसी का नहीं है ना, है 1 लाख तक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जब 2 करोड़ 25 लाख का लोन वाला, माने जो जितना लोन लेता है वो उतना कर्जदार है, मतलब आपसे ज्यादा गरीब हम है समझ रहे ना। मतलब आप अगर जीरो में है, मतलब आपका एक भी लोन नहीं है और आपके पास 1 रुपया है, तो 1 रुपया का आप मालिक है। लेकिन आपके पास 1 रुपया है और 100 रुपया का किसी से कर्जा लिए हैं, तो कितना का मालिक है आप? मालिक नहीं है, आपका लोन 99 रुपया का आपका कर्जा है कि नहीं। उसी तरह से मेरा पास अगर 100 रुपया भी आज के दिन में, मैंने लाख रुपया भी है, लेकिन 2 करोड़ 25 लाख का अगर लोन है, तुम्हारा कितना कर्जदार है, मतलब कितना नीचे हम गड्ढा में है। जो 1 रुपया जिनके पास उससे नीचे है ना समझने का चीज है कि नहीं। फिर भी हंस रहा है देखिए, फिर भी तो इसीलिए कि 6 महीना पहले हमें पता चला जनता सरकार मोर्चा के बारे में। जनता सरकार मोर्चा क्या चीज है उसको समझना जरूरी है। जनता सरकार मोर्चा कोई पार्टी नहीं है, ठीक है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई राजनीति इसमें नहीं है। जनता सरकार मतलब जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है। मतलब आप सब जनता, हम सब जनता मिल के एक संगठित होते हैं, एक मोर्चा बन जाए। जैसा अभी हम लोग मोर्चा बने हुए हैं, मोर्चा बन के हम लोग सलाह मशवरा करते हैं, करने के पश्चात जो हमें निर्णय निकल के आता है, उस निर्णय के बारे में हम लोग सोचते हैं और सोच के एक कदम उठाते हैं, वो भी कानूनी रूप में, संवैधानिक रूप में एक हम लोग निर्णय लेते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, और वो काम हम लोग करते हैं और हमें जीत मिलती है। समझ गए। तो जनता सरकार मोर्चा का मतलब जहां पे जनता इकट्ठा हो गया, जनता का ही सारा पावर चलेगा, किसी दूसरा तीसरा व्यक्ति का पावर नहीं चलेगा, ठीक है ना। उसी तरह से बैंक से हम लोग कैसे छुटकारा पाएंगे। बैंक आपको करता होगा, डेली कोई ना कोई रिकवरी एजेंट आता है, उससे सबसे पहले हमको उससे सामना, पहले इनिशियल मतलब तुरंत हमें क्या उससे करना है। जो भी आता है सबसे पहले हमें उससे सवाल पूछना है, आप कौन है। जैसे फोन में भी, अगर फोन में भी आपसे बात करता है, तो किसी भी आदमी से आपको ऐसे बात नहीं करनी है, आपको उनसे पूछना है कि आप कौन है। वो बोलेंगे बैंक का रिकवरी एजेंट है, ठीक है ना। तो उनसे पूछना है कि आपके पास रिकवरी करने का कोई लाइसेंस है क्या। समझ गए बात, आपके पास कोई लाइसेंस है क्या। वो बोला हाँ, तो आप लेके आइए, ठीक है ना, लेके आइए। उसके बाद बैंक से आप जरूर लोन लिए हैं, बैंक आपको दिन में हर समय आपको फोन नहीं कर सकता है, वो नियम बना हुआ है। सरकार भी नियम बनाया, आरबीआई ने
आरबीआई बाहर का बैंक है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नियम बना के रखा है। उस नियम को उसको फॉलो करना पड़ता है सभी बैंक को, या जो भी फाइनेंशियल कंपनी जो है, जो प्राइवेट कंपनी जो लोन देती है, उन लोगों को सब फॉलो करना पड़ता है। अब वो फॉलो करने के लिए उनको कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है। उनको सबसे पहले रिकवरी एजेंट अगर है, उनका DARA लाइसेंस होता है। इसको उतना समझने का कोई जरूरत नहीं है। बोले आपका कोई लाइसेंस है क्या? अगर लाइसेंस है तो बात कीजिए, नहीं है तो वहीं पे फोन आप ही रख दीजिए। अगर बोले लोन लिए हैं तो पैसा देना पड़ेगा, एकदम देंगे, एकदम देंगे, क्योंकि हमें जो हिसाब बताएंगे उसके आधार पर आपको 10 लाख का लोन जो है मात्र 200 रुपया में चुकता होगा आज के दिन में। समझ गए? कानूनी रूप में उसका कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा, कैसे हिसाब होगा, उसका भी बताते हैं। तो सबसे पहले बैंक से निपटना है, सबसे पहले उस पूछना है। अगर उसके बाद भी वो बार बार फोन करता है, उसका कंप्लेन आपको 112 में कॉल करके, 112 में कॉल करेंगे तो सीधा सेंट्रल में उसका फोन पहुंचता है हमारे। और वहां से जैसे बैंक में, थाने में आप जाएंगे, किसी के नाम से कंप्लेन में, थाने वाला जल्दी लेता नहीं है कंप्लेन बैंक के बारे, क्योंकि लोग पैसा खिला के रखते हैं वहां पे। समझ गया ना? उसी का सुनता है, क्योंकि वो खर्चा पानी देते रहता है ना। आप 10,000, 20,000, 50,000 लोन लिए हुए हैं, आप थाने वालों को कितना पैसा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या है कि उनका तो पैसा हवा का पैसा है, हवा का पैसा को सिर्फ लेना है आपसे, ठीक है ना, किसी तरह से। इसीलिए वो लोग गुंडा पाल के रखते हैं। अब उसको पूछना है कि आप रिकवरी एजेंट, उसका आपका लाइसेंस है क्या? उसके बाद लाइसेंस है, अगर बोलेगा नहीं बैंक का हम मैनेजर है, तो उसका भी कागज देखना है। तो अगर वो उन्होंने आपको फोन किया, फोन करने के लिए आपको अगर पूछता है कि हमने फोन करने का परमिशन आपको हमने दिए हैं क्या, उसको पूछिए, क्योंकि बिना आपको जानकारी दिए हुए और दिन में एक ही बार फोन कर सकता है, और सप्ताह में 2 से 3 दिन, उससे ज्यादा आपको फोन नहीं कर सकता है। आपको नोटिस वो भेज सकता है, कागजी कार्रवाई कर सकता है कि लोन के लिए, लेकिन वो घर आपको बिना बोले आपका घर भी नहीं आ सकता है। अगर घर आ गया तो आप 112 में जैसे ही कॉल करेंगे तो आपका नजदीकी जो भी थाना है वहां पे मैसेज आएगा, वहां से आपका पुलिस गाड़ी, जितना समय लगे उनको आने में, उसका आना पड़ेगा। अगर नहीं आता है, क्योंकि उसका रिपोर्ट फिर एक दिन बाद, मतलब 24 घंटे के भीतर आपको फिर वहां से 112 में जो आपने फोन किए हैं उसका रिपोर्ट मांगा जाता है कि वहां गए थे कि नहीं, थाने वाले को पूछा जाता है। इसीलिए आपके प्रति उसका केयर करना पड़ता है जबरदस्ती थाने वाले को, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको सबसे पहले नॉलेज रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा जो रिकवरी एजेंट है उसको किसको बनाता है। लोकल में जो तुम्हारा बदमाश होता है वही लोग को बना के रखता है कि नहीं। तो उनको वो दबाव देता है, आप सोचते डर से आप कोई भी चीज बेच बाच के आप पैसा देने का काम करते हैं। तो आज वैसे काम कुछ करना नहीं है। हमारे पास बहुत सारे दस्तावेज है, उस दस्तावेज के आधार पर सबसे पहले बैंक से अपना रुपया मांगना है। बैंक से कैसे रुपया मांगना है, एक 2-3 फॉर्म है, उस फॉर्म में फिलअप करके आपके पास कितना भी 10 रुपया का भी मांग सकते हैं, उनके बैग में 100 रुपया का भी मांग सकते हैं, जिसका जैसे कैपेसिटी है। और उस नोट को आपको खर्चा नहीं करना है या किसी को देना नहीं है, उसमें घर में रखना है। जैसे हम लोग सोना खरीद के रखते हैं, तो सोना खरीद के रखते हैं, सोना अगर घर में है तो हम अंदर खुश होते हैं कि नहीं। तो 100 रुपया भी आप घर में आप उसका एप्लीकेशन RBI में या बैंक में आप लगा के रख देते हैं। सोचिए कि आपका 77 ग्राम सोना आपका घर में रखा हुआ है। मैं 100 रुपया का सोना बैंक में लगाइए, एप्लीकेशन लगाइए, उसका जेरोक्स भेजिए और उस रुपया के नोट को घर में बढ़िया से रख देना, उसको खर्चा नहीं करना है। जिस दिन ऐसा सिचुएशन आएगा, हम लोग का जो लड़ाई चल रहा है, आपको सोना बैंक को आपको देना पड़ेगा। मतलब 100 रुपये यहाँ रख दिए तो सोचिए कि अंदर आपको एक खुशी महसूस अंदर से होना चाहिए कि हमने 77 ग्राम सोना, 5 लाख मोटामोटी आज के दिन में 5 लाख के बराबर जो नोट है उसके बराबर का सोना, ठीक है ना, आपका रखा हुआ है। ये अंदर से फीलिंग करना, ये सोना रख के अंदर में कोई भी चीज कैसे करता है। ये सोना हमने खरीद कर रखा, ज्वेलरी मेरे पास है, गोल्ड है, तो क्या करता है अंदर खुश होता है, मेरा इतना सोना रखा हुआ है।
तो 100 रुपया का नोट का भी आप ये करते 77 ग्राम सोना, 500 रुपया में आपका 388 ग्राम सोना लगभग होता है। तो ये महीना में 100 रुपया करके भी आप एप्लीकेशन बैंक से मांग सकते हैं। बैंक नहीं देता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास वो सबूत रहेगा बैंक से हमने सोना मांगा था जो वचन अनुसार आरबीआई का। अब लोन चुकता कैसे होगा? और रुपया जो है हमारे पास आज जो हम लोग जिसको रुपया बोल रहे हैं वहां वो कोई रुपया है नहीं। कैसे हम बता रहे हैं आपको, देते को नोट दीजिए। इसको जैसे रवि जी ने बताया था ये रुपया है नहीं, देखिए इसके अंदर में लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है ना। तो भारतीय रिजर्व में एक एक धोखा शब्द है, फ्रॉड शब्द है, क्योंकि ये भारत का कोई बैंक है नहीं, फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक नाम देके भारत की जनता को लूटा जा रहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रूफ है हम लोग के पास, है ना, दस्तावेज हमारे पास है। सारा आरटीआई के माध्यम से हम लोग इस दस्तावेज को निकाले हैं, बहुत मेहनत करके 20 साल का शोध हुआ, उसके बाद जो है ये निकल के आया है। उसके नीचे लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ केंद्रीय सरकार द्वारा पत्ताभूत, और इंग्लिश में लिखा हुआ ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछा द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, ठीक है ना, जो इस नोट का गारंटी ले रहा है। समझ गए? जो नोट छापने के पश्चात इसका एक गारंटी पत्र होता है, ठीक है ना, इसमें सीरियल नंबर है, सारा चीजें लिखा हुआ। किसने गारंटी लिया? ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने इससे पूछा कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, क्योंकि भारत सरकार जो हमारे है, भारत सरकार को हम लोग भारत सरकार से हिंदी में जानते हैं, ठीक है ना। एक इंग्लिश में और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कोड वगैरह में जाएंगे या संविधान में लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, इसका ऑफिस कहां पे स्थित है, ठीक है ना, इसका प्रभार पदाधिकारी कौन है, मतलब इसको देखभाल कौन करता है, ये सब पूछा। पूछने के पश्चात पहली बार में तो जवाब नहीं दिया, दूसरा बार में जवाब नहीं दिया, तीसरा बार में जवाब देता है आरबीआई का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो जवाब देते हैं हमारे पास इसका कोई दस्तावेज है नहीं, लिखित जवाब, ठीक है ना। मतलब जो ये नोट को छापा है, जो गारंटी ले रहा है, उसका कोई दस्तावेज नहीं है। मतलब जिन्हें इन्होंने कुछ हमें काम दिया, ठीक है ना, हम कोई उस काम का हमने गारंटी लिए, ठीक है ना, लेकिन हमारा कोई आता पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि आकाश सामंत ने गारंटी लिया है, इसीलिए आपको ये काम हो जाएगा या पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन हम कहीं मौजूद है नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब ये नोट जो छापा है, जो गारंटी ले रहा है, उसका कोई आता पता नहीं है, और इस पूरा हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के ऊपर में ठगी चल रहा है, जो द सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से। द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली इंडिकेट, जो आरटीआई का जवाब से मिला है, द सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी ब्रिटिश सरकार का ही गवर्नमेंट है, उसी का ये नोट चल रहा है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बैंक है, जो स्थापना 1934 में किया गया था, वही बैंक जो गारंटी ले रहा है, बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी नोट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए इसमें और नीचे लिखा हुआ है, मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं? 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, मतलब धारक को 500 रुपया, जिनके पास है, जो धारण किए हुए हैं, उनको 500 रुपया मिलेगा। समझ में आ रहा है? जिनके पास ये नोट है, उनको 500 रुपया मिलेगा। कौन बता रहा है? आरबीआई का गवर्नर बता रहा है, उनका इसमें हस्ताक्षर है, ठीक है ना। अब 500 रुपया मिलेगा, इसके मतलब ही 500 रुपया नहीं है, इसके बदले में 500 रुपया मिलेगा, इसका मतलब 500 रुपया है नहीं। तो क्या है? 500 रुपये की पर्ची है, रसीद बोल सकते हैं या नोट बोल सकते हैं, 500 रुपये का नोट है। समझ रहे हैं? जिस तरह से आपको मैं एक पर्ची लिख के देता हूं, मेरा मोहर लगा के,
और आगे कोई पेट्रोल पंप में आप जाइए कि 10 लीटर आप पेट्रोल ले लीजिएगा या एक बोरा चावल ले लीजिएगा, उस पर्ची लेके अगर चावल या पेट्रोल दे देता है तो उसे चावल का पर्ची से चावल मिल जाता है, पेट्रोल का पर्ची से अगर पेट्रोल मिल जाता है, वो पर्ची क्या चीज का हुआ? चावल या पेट्रोल का पर्ची हुआ। क्योंकि उसी तरह से ये पर्ची जो है ये क्या है? रुपया का पर्ची है। रुपया मिलेगा तो रुपया का पर्ची, इसके बदले में रुपया मिलेगा, लेकिन ये रुपया है नहीं। क्लियर? किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है? ये रुपया नहीं है तो रुपया क्या है भाई? फिर जब ये रुपया नहीं है, ये कागज का नोट अगर रुपया नहीं है, रुपया क्या है? फिर रुपया कैसे होता देखने में? तब इसका शोध करने के पश्चात पता चला कि रुपया मतलब 1 तोला 1 चांदी का सिक्का। जो पहले देखेंगे चांदी का सिक्का हुआ करता था, 1 तोला 1 भर 11.664 ग्राम होता है उसका वजन, और 15 रुपया के बराबर होता है एक उतना ही वजन का 11.664 ग्राम का सोने की एक मोहर। समझ में आ रहा है? तो 15 रुपया में एक मोहर, उसी हिसाब से हम लोग उसको भागा देंगे, उस मोहर को 11.664 ग्राम को 15 से अगर भागा देंगे, सोना निकल के आता है 0.777 ग्राम सोना। 777 मिलीग्राम सोना हम लोग का 1 रुपया का आज भी वैल्यू है, क्योंकि वो क्या चीज में है? हम लोग को स्टैंडर्ड के रूप में, मानक के रूप में स्थापित बनाया गया है। मानक मतलब समझ रहे हैं? मानक का मतलब क्या जानते हैं? मानक मतलब स्टैंडर्ड हो रहा है, मतलब जैसे समय का मानक हो गया सेकंड एवं मिनट, है ना? मतलब जैसे 60 सेकंड इजिकल टू 1 मिनट, तो उस 60 सेकंड जैसे हम आने में हमें लेट हुआ, हम ये बोल सकते हैं ना कि नहीं अभी 120 मिनट में 1 घंटा होना चाहिए। संभव है क्या? नहीं ना हो सकता है। या 12 इंच में जो 1 फीट होता है, हम बोलेंगे हमारे पास कम सामान है, लंबाई कम, दूरी एक पाइप है, हम एक काम करते हैं, हम 10 इंच में 1 फीट बना देते हैं। संभव है क्या? उसी तरह से किलोग्राम को हम लोग लेंगे, मान लीजिए 1000 ग्राम में 1 किलो होता है ना? तो 1000 ग्राम में जब 1 किलो होता है, हम बोलेंगे नहीं इसमें 1100 ग्राम में होना चाहिए। आपसे जब लेना होगा कोई सामान, 1100 ग्राम में हमको चावल मिलना चाहिए, और देना होगा तो बोले 900 ग्राम में होगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो इसको बोलते हैं मानक, माने इसके ऊपर में कोई छेड़खानी कर नहीं सकता है। अगर कोई करता है मानक के ऊपर में छेड़खानी, उसके ऊपर में कानून लागू होता है, आईपीसी धारा 230 से लेके 254, ठीक है ना? उस कानून के आधार पर आजीवन कारावास है। और 489 एक क ख ग घ ङ, तो उसके आधार पर भी आजीवन कारावास है। उसके ऊपर मानक के ऊपर कोई छेड़खानी। तो रुपया का मानक हमारा क्या हुआ? 777 मिलीग्राम सोना। इस सोना जो है, 3 कानून जो हाथ में लगा हम लोग को 1800, जैसे रवि जी ने बताया था पहले भी, 1882 पेपर करेंसी एक्ट, 1906 कॉइनेज एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के अलावा 777 मिलीग्राम सोना। अब उस सोना को खरीदने जाएंगे ज्वेलर्स के पास, जेवर वाला के पास, तो कितना इस नोटों की जरूरत पड़ेगा? करीब 5000 रुपया। 5000 रुपया नहीं, मतलब इस नोटों की जरूरत 5000। हमारा आपका जो आप कमाते हैं जो रुपया, तो 5000 इनके रुपया के बराबर, मेरा 1 रुपया, आपका 1 रुपया, इनके 5000 के बराबर है। इसके मतलब बैंक ने हमें क्या दिया है? अगर 5000 का वो लोन दिया है, मुझे मिला कितना? 1 रुपया ही मिला। हिसाब से देखा जाए उसका तब 5000 का लोन चुकता कितना में होगा? समझ में आ रहा है? अगर उन्होंने 5000 रुपया बोल के दिया, लेकिन मेरा वो 1 रुपया के बराबर है, इसके मतलब हम जब उनको चुकता करेंगे, मेरा रुपया, वैध रुपया जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो 777 मिलीग्राम सोना है, कितना में चुकता होगा? उनका 5000, मेरा 1 रुपया के बराबर में। इसी तरह से 10,000 का लोन कितना में चुकता होगा? 2 रुपया में। इतना ही में लोन है आप लोग का, परेशान। और 1 लाख का लोन कितना में होगा?
मोटा ना उतना भी नहीं होगा आपको। 20 रुपया में, 20 रुपया सर, 20 रुपया में आपका चुकता होगा 1 लाख का लोन कानूनन रूप में। उसी का लड़ाई अभी चल रहा है। और मेरा जो 2 करोड़ का लोन है था अब है नहीं, ठीक है ना। वो था, उन्होंने हम 4,500 में उसको चुकता कर दी। 4,000 4,500 रुपया में उसको चुकता कर दिए। तो आपका हो सकता है कि नहीं? उल्टा पैसा भी लेना है ना सर। विश्वास है हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ समझना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा। आपका गांव में जब भी कोई ऐसे व्यक्ति आपको बैंक वाला प्रताड़ित करने का कोशिश करते हैं, उसको नॉलेज, आपको ज्ञान रखना पड़ेगा। ये ज्ञान युद्ध है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं था। हम लोग इस नोट को हम लोग रुपया मानने लगे थे, और मानने लगे, उसके कारण हमें धोखा कर दिया। उन्होंने फ्रॉड करते चले गए। आज जो 1 रुपया से वो लोग 2 से 5 ऐसे ही करते हैं। आज 1 रुपया हमारा 5, इनका 5,000 के बराबर हो गया। मैंने 5,000 रुपया का इन्होंने क्या कर दिया? कुटकरण कर दिया। समझ, अवमूल्यन बोलते इसको, ठीक है ना। तो कुटकरण जो किया है 5,000 का, तो उसी 5,000 का हमें क्या करना है? आपने अगर एक किस्त जमा, आपका जैसे लोन मान लीजिए 20,000 का है, आपका चुकता हो गया 4 रुपया में। 4 रुपया में जगह अगर एक किस्त आपने जमा किया, अगर 1,000 भी आपने बैंक को जमा की है, तो आपको लेना कितना है बैंक से? फिर 996 रुपया लेना है। 996 कौन सा समय? 996 इंटू 777 मिलीग्राम सोना। समझ गया ना। मोटा मोटी आपको 70-72 ग्राम सोना आपको बैंक से ही लेना है। अगर 1,000 भी आपने जमा गए, सिर्फ वहीं तक रुकेगा नहीं। जैसे हमने बैंक को हमने ऑलरेडी चिट्ठी लिख चुके हैं कि हमने 2,95,00,000 रुपया हमने पिछले 10-12 साल में बैंक को जमा किए हैं। अब उनसे हमको लेना कितना है? 2,95,00,000 का माइनस 4,500। मोटा मोटी हमने मान लीजिए 2,90,00,000 मान के चलते हैं, ठीक है ना। 2,90,00,000 इंटू 777 मिलीग्राम सोना, उतना रुपया मतलब हमको लेना है। सोना में कैलकुलेट करके सबको बताया है कितना होना चाहिए? 23.25 टन सोना। समझ गए? हमको लेना है। टन मतलब समझ रहे हैं? 1,000 किलो। 1 टन में 1 टन, मतलब 1 टन। तो उतना हमारे साथ इन्होंने धोखाधड़ी पिछले 1934 साल से 90 साल से वो करते आ रहे हैं। आरबीआई सभी बैंकों, फाइनेंस कंपनियों के साथ, और उसका भंडाफोड़ हो चुका है। जिसके कारण आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? 90 साल आरबीआई का पूरा हुआ। कभी अभी सुने हैं 90 साल में वर्षगांठ मनाया है कोई चीज का? किसी ने? अगर 90 साल का वर्षगांठ बनाए हैं, हर एक 10 साल का मनाते, तो 80 साल में भी मनाना चाहिए था उनको, किसी न किसी प्रधानमंत्री के द्वारा। आज उनको मनाने का जरूरत क्यों पड़ा वर्षगांठ? क्योंकि उनके खेल चालू हो चुका है। क्योंकि हर एक दिन उनके पास कोई ना कोई वो आवेदन जा रहा है कि हमारा सोना दो। अब तुम जो लेके गए इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से सोना ला के देना पड़ेगा, तब यहां व्यापार कर सकता है। नहीं तो अब बहुत इसमें लोग क्या बोलते हैं, ये तो अर्थव्यवस्था पूरा चौपाट हो जाएगा, है ना। लेकिन नहीं, हम लोग को अभी भी अंग्रेजों ने दे के रखा है नोट छापने का। 1 रुपया का नोट छापने का हमें उसको अनुमति दे रखा है। उसी एक नोट से हम लोग अपना धंधा, अपना जो भी कारोबार चल रहा है, जो भी अर्थव्यवस्था चल रहा है, उस 1 रुपया के से भी हम लोग चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे? 1 रुपया में जो 5,000 के बराबर है, हमारा 1 रुपया के बराबर है। अगर 1 रुपया में हमें उसी 5,000 का सामान मिलने लगे, क्या प्रॉब्लम है किसी को? अगर वो भाग भी जाए, मतलब जैसे चोर चोरी किया, जब उसको पकड़ना चाहा, जैसे आरबीआई पकड़ा गया, पूरी तरह से आप क्लच में आ गया, वो क्या करेगा? या तो वहां से सोना ले आके देना पड़ेगा उसको, अगर यहाँ रहना होगा। जैसे एक चोर के साथ जो घटना कैसे घटता है कि अगर वो चोर पकड़ा गया, या तो उसको अंदर कर दिया जाएगा और उसके पास जो भी चोरी किया है उससे हिसाब मंगाया जाएगा, ठीक है ना। या तो वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा।
भाग गया तो मिलेगा नहीं, तब तक तो कुछ मिलना नहीं है। अब या तो भाग गया तो हमने क्या करना पड़ेगा, अपना जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बनेगा। उस समय बोलेंगे कैसे बनेगा, 1 रुपया का नोट से भी हम कर सकते हैं। जो 5,000 का सामान आज के दिन में इस नोट के बदले में मिल रहा है, वही 1 रुपया में मिल लेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 5,000 का सामान 1 रुपया में मिल रहा है। फिर हम अपना व्यवस्था बना के उसको जैसे होगा, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र का जो बोस का नोट जो छपे हुए आजाद हिंद बैंक का जो, उसी टाइप का हम लोग फिर नोट छप के अपना। और आरबीआई का जो नोट है, उन्होंने जो भी पैसा रुपया जो बांट के रखे हैं, ये ऐसे ही हमारे सामने नहीं आया। किसी ने लोन लिया, आपने लिया, हमने लिया, या किसी बड़ी कंपनी ने लिया, या भारत सरकार ने लिया, तब जाके ये नोट बाजार में आया। समझ रहा ना, हम लोगों ने खर्चा करना चालू किया तब ही बाजार में आया। और उसी लोन लिए मतलब है कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमारे क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है आरबीआई से, या भारत सरकार से भी है, या फाइनेंस मिनिस्टर से भी है, या नेता मंत्रियों से भी है, कि आपने जो भी लोन लिए हैं, अगर आरबीआई से या बैंकों से लोन लिए हैं, उस बैंक ने या आरबीआई ने जो रुपया कमा रहा है, इंटरेस्ट जो कमा रहा है, उसका प्रॉफिट आज तक आरबीआई ने आपको दिया है क्या? अगर वो हमारे देश का बैंक होता, सीधा बात है, सभी बैंक अपना अपना, जैसे मेरा एक कंपनी है तो हम अपना आरटीए भरते, इनका अगर कोई कंपनी वो भी आरटीए रिटर्न दिखाता है कि हमने बिजनेस में इतना कमाया है या नुकसान हुआ मेरा, ठीक है ना। उसी तरह से इनका आरबीआई को भी कुछ ना कुछ लेखा जोखा लोगों के सामने रखना चाहिए, भारत की जनता के सामने या सरकार के सामने रखना चाहिए कि नहीं? क्या आज तक सुने हैं आरबीआई कितना प्रॉफिट कमाया है? और उस प्रॉफिट का पैसा अगर वो देश का बैंक होता, देश में ही खर्चा ना करता, हो देश में ही खर्चा करता ना। लेकिन आज तक सुने हैं कि आरबीआई ने किसी को दान के रूप में या कुछ दिया है? किसी को आज तक नहीं सुने होंगे, ठीक है ना। या किसी बैंक ने कुछ नहीं दिया होगा, सरकार ने अनुदान दिया होगा, लेकिन किसी बैंक ने या आरबीआई ने किसी को कुछ फ्री में कुछ भी नहीं दिया। तो जो प्रॉफिट जो कमा रहा है आरबीआई, वो अगर देश का बैंक होता, देश के लोगों के पीछे ही, देश के कोई भी कार्यक्रम में खर्चा होता या कोई प्रोजेक्ट के ऊपर में खर्चा करता, लेकिन आरबीआई ने कोई वैसे काम नहीं किया। इसका मतलब उन्होंने जो भी आज तक 1934 से जो भी इस जनता से इंटरेस्ट के रूप में धन कमाया है, उस धन गया कहां? ये हमारे सवाल है, ठीक है ना। इस सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा। आज समय आ गया, लोग जान रहा है। पहले एक व्यक्ति चालू किया था, अभी लाखों की संख्या में ये लोग जाना, आज भी आप उसमें से शामिल हो गए, ठीक है ना। रुपया के बारे में आप लोग जान गए मोटा मोटी। ये रुपया नहीं है, ये रुपया का नोट है। रुपया मतलब चांदी और सोना, समझ गया ना, तभी वो असली है। और आपका 1 रुपया मतलब है कि इस नोटों का, है ना, इस नोटों का 5,000 के बराबर है आज के दिन में। और जैसे जैसे सोना का दाम बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे रुपया का दाम भी बढ़ते जाएगा, समझ गया ना। अब जो है इसमें इस रुपया का जो है आगे का जो खेल है, उसको भी समझना जरूरी है हमें। कैसे? अब इसमें एक चीज बैंक का जो आप देखिएगा पासबुक में आईएनआर बोल के लिखा हुआ रहता है। इस तरह से भी प्रूफ होता है ये रुपया भारतीय रुपया नहीं है। आईएनआर लिखा हुआ देखिए, आईएनआर मतलब हो गया भारतीय रुपया, इंडियन रूपी। यहाँ पे कहीं पे भी ये चीज लिखा हुआ नहीं है कि ये प्रमाण नहीं दे पा रहा है कि भारतीय रुपया है। ये आरबीआई का एक पर्ची है मान के चलिए, और इसको छापने के लिए कितना खर्चा होता होगा? 3 से 4 रुपया मैक्सिमम। अगर इसका कोई मानक नहीं होता, मतलब जैसे सोना नहीं है, कोई बोलते हैं बैंक का मैनेजर लोग, बड़े बड़े ऑफिसर लोग, अधिकारी लोग ये बोलने लगता है कि नहीं आजकल तो सोना नहीं रखाता है, इसका कोई मानक अभी नहीं है, सरकार इसको तो कुछ कानून बदल दिया होगा। तो कानून बदल दिया तो कैसे कानून बदल देगा? इसका मतलब इसको छापने के लिए 3 रुपया खर्चा हो रहा है, तो इसका प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 497 रुपया का प्रॉफिट। कोई ऐसे अभी व्यापार है कि कागज का है हम छाप के दे दिए, 3 रुपया खर्चा कर 497 रुपया का कमाई हो जाए?
ऐसे कोई व्यापार है? या खेती में कोई ऐसे निकलता है? ऐसे तो होता नहीं है। लूटपाट करने से ही हो सकता है ऐसे कमाई, है कि नहीं? तो बैंकों का जो लूटपाट जो है इसी तरह से है। अगर इसका कोई मानक नहीं है तो इसका मतलब ये कागज का टुकड़ा है, और इसको टुकड़ा को हम लोग क्या कि 500 रुपया का मेहनत हम करते हैं और उन्हें 3 रुपया का कागज हमें देके लूट रहा है, वो भी लोन के रूप में। इसको हमको चुकता भी करना है, ठीक है ना? एक तो वो कमाई हो गया, फिर इसको धीरे धीरे करके चुकता भी करना, उसका ब्याज भी देना है जो उसके पास है नहीं। क्योंकि इस जो नोट है ना 34 लाख करोड़ रुपया, हम लोगों ने आरबीआई से सवाल पूछा, सवाल में आपके पास सोना कितना है, जो रुपया आपने छाप के रखा है, कितना रुपया छाप के रखे हैं, ठीक है ना, और कितना लोन बांटे हुए हैं, ये सारा चीज हम लोग जानकारी लिए। जानकारी के माध्यम से आरबीआई के पास मात्र 800 टन सोना है, वो भी उसका 80% सोना जो है विदेश में जमा करके रखा है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, ठीक है ना। वो भी मोदी जी के 2014 से लेके 21 के बीच में 450 टन सोना मोदी जी के काल में, लेकिन आपको कुछ भी ऐसे पेपर में समाचार में नहीं दिया होगा, समझ रहा ना, कि छुपाया जा रहा है सबसे। क्योंकि अगर मोदी जी के समय काल में इस 10 साल के भीतर में अगर 450 टन सोना विदेश गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा हुआ, इसका समाचार में भी नहीं दिया गया है। लेकिन इसका खुलासा हम लोगों ने जब सवाल पूछा, आरटीआई किया, उनको देना पड़ा जवाब कि लगभग आरबीआई के पास 850 टन सोना करीब है, और 800 टन सोना के बदले में रुपया कितना छाप सकता था? मात्र 103 करोड़ रुपया छाप सकता था 777 में। और वैल्यू के हिसाब से देखेंगे करीब आपको 4.5 लाख करोड़ रुपया छाप सकता था, लेकिन छापे हुए नोट 2 से लेके 500 का करीब 34 लाख करोड़ रुपया। मतलब सोना है 5 लाख करोड़ का और छापे हुए 34 लाख करोड़ रुपया का, और लोन बांटे हुए करीब 205 लाख करोड़ का। अब पूरा सभी लोग जो 205 रुपया मान के हम उसको रुपया 500 करके करते हैं ना, रुपया लाख करोड़ नहीं बोल के हम रुपया में 200 रुपया ही मानते हैं ना। 34 रुपया है बाजार में, 200 रुपया लोन कर्ज बांटे हुए बैंक ने। तो सभी लोग अगर चुकता कर पाए, चुकता करना चाहे एक ही बार में, क्या चुकता हो पाएगा? क्योंकि नोट कितना है? 34 रुपया, और चुकता करना कितना है? 205 रुपया। तो बाकी लोग कहां जाएगा? तो उनका तो डिफॉल्टर होना ही है। तो उसी तरह से सबको जबरदस्त सिस्टम बनाया गया है कि आप कर्ज में फंसे रहे और मजबूरी से आप अपना श्रम धन, इवन अभी तो सुनने में यहाँ तो इससे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में देखा जा रहा है महिला के साथ गलत व्यवहार भी हो रहा है। आप पैसा नहीं चुकता कर पा रहे हो, इस धंधा में आ जाओ, ऐसे ऐसे काम कराया जा रहा है। हम लोग को मैसेज है, हम लोग घूमते रहते हैं ना, तो इस टाइप का मैसेज भी हो रहा है। तो वैसे चीज को दूर करना है, उसके लिए जागना पड़ेगा। आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे, ठीक है ना। आज जब आपके सामने आ गया इस रुपया है नहीं, और रुपया के रुपया बोल के आपसे ठगा जा रहा है, हमें ठगा जा रहा है, इसको तो विरोध हमें करना ही पड़ेगा। और सारा दस्तावेज के साथ हम लोग काम करेंगे। आप लोग सबसे पहले बैंक से रुपया अपना मांगेंगे, और जो आवेदन है जिसका भी 10,000 20,000 सबका आवेदन जो बैंक से, मतलब इकट्ठा जो भी बैंक से है उसका सबका हम लोग आवेदन लगाएंगे। आवेदन लगा के बैंक से हम लोग रुपया मांगेंगे, ठीक है ना। आपने जो पैसा हम दिए हैं उसका पैसा उनसे मांगेंगे, और आपका 100 रुपया में तो 5.5 लाख का लोन चुकता हो जा रहा है, ठीक है ना। तो 100 रुपया उनसे मांग के रख लीजिए, बस आपका काम उसी में हो जाएगा, और हम लोग है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोग से इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। सभी को जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।